चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर को बिना देर किए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जो सेक्शन 1 का है, जिसके अंदर क्या है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, +3 और -1 इसके अंदर मार्क्स हैं। ये क्वेश्चंस लगभग आसान भी होते हैं, टफ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन को देख के पेपर के अंदर अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना होगा। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। इसमें आर में सारे रियल नंबर्स हैं। देखिए जेई की एक खास बात है एडवांस की, वो सब चीजें लिख के आपको दे देता है। IFG ये सभी रियल टू रियल फंक्शंस डिफाइंड है। fx भी आपको दे रखा है, पावर 4 का पॉलिनोमियल, और gx भी दे रखा है। hx आपको बोल रखा है, ये चीज है fx + 1 - gx + 2। अब हमें बोला है fx नॉट इक्वल टू gx, fx gx के इक्वल नहीं है। मतलब अगर fx और gx कर्व को देखें तो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा है हमें hx में। तो सबसे पहले तो हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं, fx नॉट इक्वल टू gx। इसका मतलब क्या होगा, fx - gx नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, मीन्स नो सॉल्यूशन फॉर fx - gx। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं fx क्या है, a1 - b1। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, fx - gx में एक साथ लिख दे रहा हूं, प्लस 10x - 3x, ये आ गया 7x। यहां से क्या आएगा, प्लस a2 - b2 x² प्लस a3 - b3 x³ x4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो क्यूबिक के साथ क्या हो सकता है, क्यूबिक में मतलब 3 रूट्स हो सकते हैं, एक रियल, 2 इमेजिनरी, या तीनों रियल, है ना। बट यहां पर बोला है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिक के अंदर तो एक रियल सॉल्यूशन आता ही आता है। इसका मतलब दिस इक्वेशन शुड नॉट बी क्यूबिक। ये कैसी होनी चाहिए फिर, दिस शुड बी क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक होगी तभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशन भी आते हैं जब d <0 होता है। तो दिस शुड बी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें कंडीशन क्या आएगी, d0 से उसका छोटा होना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं, तो x³ का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, x³ - a3 - b3, ये 0 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बनी नहीं सकती। अब हमें फर्दर क्या d <0 की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट पूछा है। तो अगर आगे अगर कहीं जरूरत पड़े आपको, तो इसमें आप d <0 भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आगे हम चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, h f(x + 1 - gx + 2। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। hx = f(x + 1), देखिए ये रहा f(x), इसमें हमें x की जगह x + 1 रखना है। तो a1 प्लस हम रखेंगे 10x + 10, ओके, x + 1 का मतलब, प्लस a2 x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस a3 x + 1 का होल क्यूब, प्लस x + 1 पावर 4। ओके, सेम आगे जब हम करेंगे, इसमें माइनस लगाते हैं, b इसमें रखेंगे, हमें x + 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला hx क्या है, f(x + 1 - gx। तो यहां पर जो है आपका b1 तो एज इट इज आ गया, प्लस 3x + 6 आ गया, क्योंकि x + 2 रखेंगे ना हम यहाँ पर x + 2, तो b2 x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस b3 x + 2 का होल क्यूब, प्लस x + 2 की पावर 4। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब मुझे hx में क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x³ चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या इससे x³ का कोफिशिएंट मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। इससे मिल सकता नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे मिलेगा। ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्या है, 1 + x⁻r, तो इसका 3CR x⁻r जनरल टर्म होता है। तो हम यहाँ से जो है, और इसका जनरल टर्म क्या होगा,
4CR x की पावर r। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझ आए और कोई गलती ना हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब। अगर मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए तो 3C3, ये बन गया आपका A3, 3C3 1 हो जाएगा, A3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से आएगा आपका 4C3 x की पावर 3। x की पावर 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस है, बस ये ध्यान रखना है, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी हमें इससे मिलेगा अगेन। तो यहां से जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आएगा -B3 3C3 x की पावर 3 हो गया, ठीक। उसके बाद यहां से क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, -4C3। और देखिए इसमें जो है जनरल टर्म बड़े ध्यान से देखनी होती है, इसमें बहुत गलती होती है। 4CR x की पावर r 2 की पावर 4 - r। तो जब आप क्यूबिक ले रहे हो तो 4 - 3 2 बन जाएगा, तो दिस विल बी 2। तो ये कोफिशिएंट आ गया आपका A3 - B3, 4C3 + 4, ये -8। तो A3 - B3 हमने देख रखा था क्या था, 0। तो हम इसको यहाँ पर 0 रखेंगे तो आंसर आएगा -4। तो हमारा इसका आंसर करेक्ट है -4। तो देखिए बहुत आसानी से आ गया, बट क्या है थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आंसर भी इसका -4 दिया हुआ है, ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब हमें सेकंड क्वेश्चन को देखना है। सेकंड भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी आसान है, टफ भी है, दोनों चीजें हो जाए तो आसान, ना हो तो टफ। तो चेक करते हैं। 3 स्टूडेंट्स S1, S2, S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सोल्व। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 बच्चों को बोला गया है। पहला S1 है, S2, S3 है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। क्लास में भी तो ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे सोल्व कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। यू एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। अब ये यू वाला जो इवेंट है, हमें देखो इन इवेंट्स को बड़े ध्यान से लिखना है ताकि हमारी कोई गलती ना हो। बस हमें सबसे पहला फोकस ये करना है, वी शुड अवॉइड मिस्टेक्स। तो लेटेस्ट से S1 के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमने बोला P1 है, S2 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P2 है और S3 के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P3 है। ये सोल्विंग प्रोबेबिलिटी है, सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन बाय S1, P1, P2, P3, ठीक है। अब हम यहां पर लेते हैं एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब इसने बोला है कि PU का मतलब है कम से कम कोई भी एक आदमी सोल्व करे। इसका मतलब अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है उसमें से माइनस कर दूं कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, मींस नाइदर ऑफ S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ये अगर S1 सॉल्यूशन है तो S1 बार कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, ये भी सोल्व नहीं कर पा रहा है, ये हमने ले लिया। तो यहां से जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, क्योंकि सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी P1 है तो वो 1 माइनस हो जाएगी। ये आपका गिवन है आपको PU 1/2। तो यहां से 1/2 इधर आएगा तो फाइनली 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, ये आ गया 1/2। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक, बड़ी आसानी से आ गई। हमने बिना कोई स्ट्रेस लिए क्वेश्चन के अंदर इसको देखा है। सेकंड हमें बोल रहा है V, और V भी दे रखा है PV 1/10। तो V को देख लेते हैं। S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नोर S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या बोला है, हमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है PV इक्वल्स टू P S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट S2 कैन नॉट सोल्व, S3 कैन नॉट सोल्व, ये हमें दे रखा है। तो ये हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/B, ये क्या होती है, PA इंटरसेक्शन B होता है ना अपॉन PB, ये हमें दिया हुआ है। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि S1 तो सोल्व कर पा रहा है लेकिन S2, S3 सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। S1 सोल्व कर पा रहा है तो ये P1 हो गया, S2 सोल्व नहीं कर पा रहा तो ये 1 माइनस P2 हो गया, ये 1 माइनस P3 हो गया। अब देखिए इसके अंदर इसमें बोला है S2 भी सोल्व नहीं कर पा रहा, S3 भी नहीं सोल्व कर पा रहा, ये प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर S1 के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम और S1 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों हमें लेंगे।
कंडीशन। तो पहला लेंगे हम S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो S1 अगर सोल्व कर रहा है तो P1, S2 तो सोल्व कर नहीं पा रहा तो 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 प्लस में हम क्या लेंगे, अब हो सकता है S1 भी सोल्व ना कर पाए, S2 भी सोल्व ना कर पाए और S3 भी सोल्व ना कर पाए, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम यहां से डिडक्शन निकालते हैं, क्या निकालेंगे यहां से कि देखो जब हम यहां से 1 माइनस P2 1 माइनस P3 कॉमन लेते हैं तो नीचे P1 प्लस 1 माइनस P1 ये बचता है, और ऊपर से क्या बच जाएगा, कटेगा आपका 1 माइनस P2 1 माइनस 3 कैंसिल होगा तो यहाँ से P1 ही बच जाएगा, और ये आपका दे रखा है 1/10। दिस इज इक्वेशन 2। ये थोड़ा सा पेन ज्यादा चल गया, इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो P1 आ गया, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमें क्या बोला गया है, अब हमें थर्ड इक्वेशन और बोला गया है W। S2 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, S2 प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, S3 कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर S1 के बारे में अगेन कुछ नहीं बोला, मतलब S1 प्रॉब्लम सोल्व भी कर सकता है और S1 प्रॉब्लम सोल्व नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पर जो PW है वो कैसे आएगा और हम इसको कहाँ लिखें, हम इसको यहाँ से लिखते हैं PW। PW का मतलब क्या, अगर S1 सोल्व करे प्रॉब्लम को तो राइट, S2 सोल्व कर सकता है, S3 कैन नॉट सोल्व, ठीक। प्लस क्या हो सकता है, S1 कैन नॉट सोल्व, S2 कैन सोल्व, S3 कैन नॉट सोल्व, ये हो सकता है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं। तो ये PW कितना आ जाएगा आपका, S1 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो S1 सोल्व करेगा तो ये आएगा P1, ये आएगा P2, S3 कैन नॉट सोल्व मतलब 1 माइनस P3 प्लस S1 भी सोल्व नहीं कर पा रहा 1 माइनस P1, P2 1 माइनस P3। ये किसके बराबर दिया हुआ है, हमें ये बोला है, ये दिया आपको 1/12 के बराबर, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से अगर हम चीजों को आगे नेक्स्ट पेज पे ले जाएं तो हमें कुछ चीजें ढंग से देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, जरा PW को यहां से ले जाते हैं P1 का वैल्यू रखते हुए इसके अंदर, तो इसमें भी हम सोल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस P3 1 माइनस P2 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां से भी मैं ले लेता हूं P2 1 माइनस P3, ठीक है, और ये P1 और 1 माइनस P1 ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/12 बन गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमने 1 इक्वेशन देखा, 2 देखा, 3 देखा, और ये कहीं 1 माइनस P3 और P2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से इसको आगे ले चलते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में हम P1 की वैल्यू रखेंगे तो हमें P2 और P3 में एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सेकंड पेज पर इसको लेकर चलते हैं और वहां पर P1 की वैल्यू उसमें रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो P1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/10, फर्स्ट इक्वेशन के उससे रेफरेंस से 1 माइनस P3, और ये वैल्यू जो टोटल हमें दे रखी है, ये दे रखी है 1/2 फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां से क्या हो गया 9, 1 माइनस P2 1 माइनस P3, ये आ गया आपका 9 और 10, तो 10 से 10 ये 5 आ गया यहाँ पर, और 9/10, एक मिनट इसको हम दोबारा से ढंग से लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, बिकॉज ये गलतियां हो सकती हैं। 9/10 1 माइनस P1 P2 1 माइनस P3 इक्वल टू 1/2, ओके। 10 से 10 कटेगा तो 2 कटेगा तो 1 माइनस P2 1 माइनस P3, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 5/9, ठीक। अब हमने यहां पर देखा था P1 हमारे को पता है, अब हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन है P2 1 माइनस P3, एक इक्वेशन है P2 1 माइनस P3, और ये हमारे पास 1/12, ओके। अब हम इन दोनों को यूज करके, ये नई इक्वेशन आ गई मान लो आपकी, ये न्यू इक्वेशन आ गई, तो मैं एन से डिनोट कर दूं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर है 4। तो अब हम इन दोनों को क्या करें, आपस में डिवाइड कर दें। तो 1 माइनस P2 अपॉन P2 डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमें, 5/9 इंटू 12,
3 4, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 माइनस 3p2 इक्वल टू 20p2। तो यहां से p2 कितना आ जाएगा, 3/23। p1 पता लग गया, p1 हमें पता था ऑलरेडी, p1 1/10 है, p2 भी आ गया हमारे पास। वैल्यू मैं रख देता हूं 3/23, 1 माइनस p3 इक्वल टू 1/12। तो यहां से 1 माइनस p3 आ गया 23/36, तो p3 आ गया माइनस करके 13/36। और ये क्या है, ये है सोल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो आपका PS3 पूछा है, दैट इज इक्वल टू PT, दैट इज इक्वल टू P3, और ये है 13/36। तो आगे आसानी से क्वेश्चन हमने देख लिया। हमें बस केयरफुल रहना है कैलकुलेशंस पर, हमेशा हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, कैलकुलेशन के टाइम आप अपने आप की स्पीड थोड़ी कम कर लें और क्वेश्चन को करें, तो आप आसानी से देखेंगे, आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ए ठीक, या आप इसको देख लीजिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें बिना देर किए सेक्शन 1। आज हम क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूं थोड़ा। जेईई एडवांस के 2025 का सेक्शन 1 सोल्व कर रहे हैं आज। कल आपको शाम को जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, वो मिलेगी 6 o'clock, अगेन 6 o'clock हमारा टाइम है। उसके ऊपर आपको सेकंड वीडियो मिलेगी जिसमें हम आपके मल्टी करेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर मैट्रिक्स मैथ्स के सोल्व करेंगे। ऐसे ही फिर मैथ 2 जो पेपर 2 है उसके मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस तरह से हमने सीरीज चलाई है ताकि आपको बेनिफिट क्या हो कि आप जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। क्योंकि बाकी वीडियोस में क्या होता है, वो क्वेश्चन सोल्व करने की जल्दी में बहुत सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उस वजह से आपको एक्सप्लेनेशन देखने में प्रॉब्लम आती है, चीजों को करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा काम है हम आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। हमें वो ऑडियंस चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो सीरियस हो पढ़ने में। जो बच्चे नॉन सीरियस हैं हमें वो बच्चे नहीं चाहिए। आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट दैट। हमें वो बच्चे चाहिए जो बच्चे पढ़ने में सीरियस हैं, चाहे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आए चाहे ऑफलाइन क्लासेज में आए। और जो बच्चा पढ़ने में सीरियस होगा हम उसे आगे भी अच्छा ग्रोथ करवा सकते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R to R। ठीक है, ये फंक्शन दिया है हमें, फंक्शन दे रखा है। अब हमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दे रखा है फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले फंक्शन को हम देखते हैं, फंक्शन क्या है बेसिकली। दिस इज 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन x। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, LHD RHD चेक करना होता है। तो देखो ये एक पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब मुझे इसको चेक करना है, वैसे तो मुझे पता है डिफरेंशिएबल, अगर ये भी डिफरेंशिएबल होगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा तो आराम से आंसर डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है रियल नंबर में, ठीक है। इसको देखना है बस हमें, ये 2x स्क्वायर था तो ये तो अब इसको देखना है जरा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी LHD RHD देखना चाहूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर लिमिट अगर मैं निकालना चाहूं LHD RHD की तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और 0 पे पूछा है तो 0 प्लस h रखेंगे हम, तो क्या आएगा आपका h स्क्वायर साइन 1/h। अगर मैं RHD निकालता हूं तो h प्लस 0 नीचे h आएगा, सही है। h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं ये तो नंबर -1 से 1 के बीच होता है, h इंटू 0, तो नंबर बिटवीन -1 एंड 1 एंड 0 विल गिव यू 0। सिमिलरली ये आपका LHD ये आपका RHD आया और यही LHD भी आएगा, और यहाँ दिख रहा है LHD RHD बराबर है 0 के ऊपर। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, सो इट इज रॉन्ग। ये डिफरेंशिएबल था, ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, पहली बात। दूसरा, देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू डेल्टा। तो अगर ये देखेंगे तो ये भी अपने आप आ जाएगा, ये भी पता लग जाएगा। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या करना होता है, किसी भी फंक्शन का अगर हम इवन रफ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकें तो वो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देगा।
तो हम कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन का एक रफ ग्राफ ड्रॉ करें और उसके लिए इस फंक्शन को लिखें। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x। तो यहां से 2, एक मिनट में फंक्शन चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है, 2 माइनस x² और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 2 प्लस साइन 1/x। अब मुझे इसका रफ ग्राफ बनाना है और क्या बोला मुझे, 0 से डेल्टा के बीच में बोला गया है। तो 0 से डेल्टा के बीच में बोला गया है तो मैं ये ले लेता हूं 0, और डेल्टा नंबर कहीं यहां भी हो सकता है, ये 8 बन गया है ना, तो 0 और ये डेल्टा, और माइनस डेल्टा कहीं यहां भी हो सकता है। हमें बोला डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर, दूसरे में माइनस डेल्टा भी बोला था, तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 2 है, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूं f ऑफ 0, तो ये हमें दिखता है कि 2 है, 0 एकदम 0 के आसपास। हम कह नहीं सकते 0 प्लस या 0 माइनस बोले, बिकॉज 0 पर तो यहाँ डिफाइंड हो जाएगा। f ऑफ 0 माइनस, ये भी हमें क्या दिखेगा, ये भी हमें 2 ही दिखेगा। अब 0 2 दिखेगा नहीं दिखेगा, 2 से भी थोड़ा सा, ये तो 2 से थोड़ा सा कम दिखेगा, ये भी 2 से थोड़ा कम दिखेगा, ये देख लेते हैं कैसे दिखेगा। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0,2। तो 0 प्लस अगर मैं देखता हूं, देखो भाई 0 प्लस एच, अगर इस फंक्शन को मैं चेक करता हूं तो 0 प्लस एच में देखो ये क्या आएगा, माइनस का h², ये पॉजिटिव नंबर है ना, और ये भी टोटल, दिस विल बी ए पॉजिटिव नंबर। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमेशा -1 to 1 होगा। तो आप 2 में से कितना भी -1 + 1 कर लो, ये पॉजिटिव रहेगा, h² के कारण ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, 2 में से वी आर क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्टिंग सम वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, और स्मॉल वैल्यू कैसी है, मान लो 0.00001 ऐसे, लेट अस सपोज, ये हमने सपोज कर लिया। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये 2 से थोड़ा सा कम ही आ रहा है वैल्यू। सिमिलरली 0 प्लस एच में भी क्या होगा, 0 माइनस एच भी अगर हम देखें तो ये वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि h² होने के कारण 0 माइनस एच का होल स्क्वायर भी वही बन जाएगा। सेम वही कंडीशन 0 में भी बनेगी। तो ये 2 से थोड़ा कम आ रहा है, मतलब अगर मैं डेल्टा को बहुत नजदीक ले रहा हूँ 0 के, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, तो डेल्टा की तरफ इधर जाएगा और इधर भी ये डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ क्या है, इस तरह का एक रफ ग्राफ आ रहा है हमारा 0 से डेल्टा के बीच में। तो क्या बताता है, 0 से डेल्टा में कैसा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और माइनस डेल्टा से 0 में भी कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एंड x इक्वल टू 0 कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जब आपका पॉइंट पड़ोस वाले पॉइंट से और इधर वाले पॉइंट दोनों से बड़ा हो। तो देखो आप जैसे इधर जा रहे हो कम हो रहा है, इधर जा रहे हो कम हो रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ 2 का वैल्यू जो है f ऑफ 2 माइनस एच से भी बड़ा है, और f ऑफ 2 का वैल्यू f ऑफ 2 प्लस एच से भी बड़ा है। तो हमारे पास जो कंडीशन आई, हमने एक एक कंडीशन खोल के देख ली। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो थर्ड वाला है नॉट इंक्रीजिंग, ये गलत है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, f इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये यहां पर क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, डिक्रीजिंग नहीं था। इसमें डिक्रीजिंग था। 0 लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन देखिए मिल गई, और बी आंसर इसका बहुत इजीली आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है। हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको 6 o'clock प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट डे पर। तो इसको अब हम देखते हैं जरा। ये एक पी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और एक्स ट्रांसपोज दे रखा है। 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें इंटीजर एंट्रीज है। क्यू के अंदर सारी एंट्रीज इंटीजर है, ध्यान रखना है। क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। तो यहां से हम ले लेते हैं क्यू इनवर्स और क्यू का मल्टीप्लाई कर दें, क्यू क्यू टी। तो ये हमें पता है ये किसके बराबर आएगा, आई के। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्यू इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके रोज और कॉलम के जितने भी एंट्रीज हैं उनका एडिशन का स्क्वायर वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड 1, ये हमें पता होता है। ठीक है,
इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, ये भी हमें पता है, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत पड़ेगी हम निकालते जाएंगे। अब हमें ये लेना है मेनली, तो Q जो है, Q कैसा ले हम, Q मान लो हम ऐसा ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन, ये हमने Q ले लिया, ये हमने मान लिया, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पी क्यू इक्वल टू, तो P यहां पे लिख देते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 3, पी क्यू यहां लिख देते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन। उसके बाद ये क्यू पी है, तो क्यू, अब यहां पर जो है हम एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन और 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो रो इंटू कॉलम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो 2x आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 0, फिर ये 2y आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये आपका इससे करेंगे तो ये 2z आ जाएगा। ओके, अब हम यहां से लेते हैं 0, यहाँ 2a आएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा, 0 ये 2b आएगा, 0 0 0 और ये 2c आएगा, फिर 0 0 3l आएगा, ये आपका 3m आएगा और ये 3n आएगा, ठीक है। बस हमें क्या करना है, अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात बोलता हूँ, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप कैलकुलेशन करें अपनी स्पीड को थोड़ा डाउन कर दें, डाउन कर दोगे तो आप फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान में रहोगे, ठीक है। इसके बाद 2y, फिर ये आ गया आपका 3z, ठीक है। यहां से आया 2a 0 0 2b 3c, उसके बाद आया 2l, फिर 2m पूरा 0 हो गया, और ये 3n, ये हमारा बन गया। तो अब हम यहां से देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके सारे एलिमेंट्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2x इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं, है ना, x जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, x कैन टेक एनी वैल्यू, तो मैं राइट लगा दिया, इसका मतलब x कैन टेक एनी वैल्यू। 2y मतलब 2y और 2y बराबर, इसका मतलब y कैन टेक एनी वैल्यू। 2z और 3z कब बराबर हो सकते हैं भाई, 2z और 3z कब बराबर हो सकते हैं, जब z का वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि z का वैल्यू 0 आ गया। 2a मतलब a कैन टेक एनी वैल्यू, 2b b कैन टेक एनी वैल्यू। अब 2c 3c अगेन c 0 हो गया, 3l 2l l 0 हो गया, क्योंकि बराबरी तभी हो सकते हैं। 3m और 2m m भी 0 हो गया। अब आया n कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि 3n बराबर है। ये हमारा सारा चीजें हो गई। अब हम इसको देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब हम इनको हम मैट्रिक्स को रीराइट करेंगे, किसको, क्यू मैट्रिक्स को। तो क्यू के अंदर जो है मैट्रिक्स को, क्यू को रीराइट करेंगे तो कैसी आएगी क्यू, क्यू हमारी कैसी दिखेगी, क्यू हमारी ऐसी दिखेगी, जिसको हम बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और क्यू को लिख देते हैं। क्यू हमारा ऐसा दिखाई देगा, यहां पर, यहां लिख देते हैं, क्यू हमारी दिखेगी यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। वैल्यूज भी हैं, कलर भी मैंने चेंज कर लिया। तो x y और z के बजाय 0 आ गया, a b c में a आ गया, b आ गया और c का वैल्यू 0 आ गया। उसके बाद में l का वैल्यू 0 आ गया, m का वैल्यू 0 आ गया, n तो n ही रहेगा। ये हमारी आ गई q, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बस अब वैल्यूज को लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे क्यू के वैल्यूज एंट्रीज इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, क्यू को अगेन यहां लिखते हैं शांति से, x y 0
AB0 0 0 n, AB0 0 0 n, है ना। हमें हमेशा एक पेज से दूसरे पेज पे भी जब मूवमेंट करते हैं तो बहुत क्लियरली चीजों को लिखना चाहिए। अब अगर ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मैंने एक चीज बताई थी, आपका जो है सम रोज का हो या कॉलम का हो, उनका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मॉडुलस इनका 1 होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स आइदर इन रो और कॉलम इज 1। तो ये आ गया। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा। तीसरा एन स्क्वायर 1 होगा। चौथा, अब हमें इधर से भी देखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, और छठा अगेन एन स्क्वायर 1 होगा। ये हमें पता लग गया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला था, हमें अगेन पढ़ लेते हैं। हमें बोला है नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विद इंटीजर वैल्यू। तो देखो यहां पर हम लेते हैं केस 1। पहले मैं x का वैल्यू ले लेता हूं, सपोज करो 0। x का वैल्यू 0 लेता हूं तो y के वैल्यू मेरे पास ऑटोमेटिकली ±1 आएंगे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेता हूं तो Q मैट्रिक्स कौन कौन सी बनेगी, देखना। x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 में कितने तरीके से ले सकता हूँ, एक तरीके से। y का वैल्यू +1 -1 कितने तरीके से ले सकता हूँ, 2 तरीके से। उसके बाद आती है बात a की। तो देखो a यहां पर देखते हैं, x का वैल्यू 0 रखूंगा तो a का वैल्यू +-1 आएगा, मतलब 2 तरीके से a का वैल्यू रख सकता हूं। उसके बाद में n का वैल्यू तो +-1 आ ही रहा है यहां से, तो n का वैल्यू भी मैं 2 तरीके से रख सकता हूं। बच गया क्या मेरे पास b। तो अगर मेरे पास y का वैल्यू +-1 है तो b का वैल्यू 0 ही आएगा, तो उसका तरीका 1 होगा, मतलब टोटल यहाँ पे 8 आ गई। अब केस 2, अगर मैं x का वैल्यू +-1 लेता हूं तो y का वैल्यू 0 आएगा 100%। तो अब मैं अगेन क्या ले रहा हूं, क्यों में कितने तरह से, x का वैल्यू ले रहा हूं 2 तरीके से, y का वैल्यू ले रहा हूं 1 तरीके से। अब आती है a की बात। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं +-1, तो a का वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब 0 को लेने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद में b का वैल्यू, b के लिए मैंने अगेन दिया y का वैल्यू 0 है तो b का वैल्यू +-1 2 तरीके से, और n का वैल्यू +-1 2 तरीके से। मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई हमारी, ये भी आ गया 8। तो या तो केस 1 में मैट्रिक्स हैं या केस 2 में, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आर 8 + 1, आंसर 16। तो ये हमारा आंसर 16 आ गया। देखिए दे भी रखा है 16 विद द पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये 2 प्लेन्स हैं, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है L1। देखिए हमें पढ़ते ही ऐसा नहीं करना है कि हम इसको सॉल्यूशन करने लग जाएं, लाइन L1 निकालने लग जाएं, हो सकता है हमसे ना पूछा गया हो। लेट L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2, -1, 3 एंड पैरेलल टू L1। अब देखिए क्या है, लाइन L2 जो है वो पैरेलल टू L1 है और इससे पास हो रही है। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 मिल जाएं तो वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 होंगी, उससे मैं लाइन L2 इजीली निकाल सकता हूं। लेकिन फिर भी और आगे बढ़ते हैं। लेट M डिनोट्स द प्लेन गिवन बाय, ये एक प्लेन है। सपोज लाइन L2 मीट्स द प्लेन M एट पॉइंट Q। तो देखिए सीन क्या बन रहा है, ये प्लेन मैंने मान लिया M, ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है हमें 2x + y - 2z = 6। अब ये जो लाइन है आपकी इस पॉइंट P से बनी 2, -1, 3, ठीक है। कौन सी लाइन, ये लाइन है L2, ये यहाँ पर आई कहीं पे। तो एक बार, हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर है कैसी है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे आया, मान लो ये पॉइंट Q आ गया और ये आपकी लाइन है L2, ये लाइन है L2, ठीक है। ये Q पे आके इसको मिलती है। उसके बाद क्या बोला, लेट R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P। तो R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब हम यहाँ से ये ड्रॉ कर देते हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, R आ गया। R भी इसके ऊपर है, R P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और Q जो है ये इसके ऊपर आके मिलता है यहाँ पे। तो हमें चीज को देखना है, तो Q और R हमें निकालना पड़ेगा। तो अब ये ऑप्शंस दे रखे हैं, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ चाहिए हमें। तो PQ का लेंथ चाहिए, तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि पहले मुझे L2 का इक्वेशन चाहिए। L2 का इक्वेशन कैसे मिलेगा, इन दोनों से मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो L1 के जो डायरेक्शन रेशियो जब मैं मान लेता हूँ LMN है, तो वही L2 के होंगे, बिकॉज दीज आर पैरेलल। तो
अगर जो लाइन है आपके इन प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, देखिए ये होती है, ये L1 है जो इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रही है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइन आपकी L1 होगी, ये इसके डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इस लाइन के, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 2l प्लस 3m प्लस n, ये 0 के बराबर होता है। और दूसरी लाइन के साथ भी, इसके दूसरे प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर है, तो 2m प्लस n, ये भी 0 के बराबर होगा। तो हम LMN आसानी से निकाल सकते हैं। L अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करें, 3 माइनस 2 1, m अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, n अपॉन 4 माइनस 3 1। तो ये आपके LMN आ गए। अब LMN आ गए तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, इस लाइन L2 का इक्वेशन आपका आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। क्या ये बात समझ में आती है हमारे? आराम से समझ आती है। अब हमें Q निकालना है और R निकालना है, उसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q को निकालने की कोशिश करते हैं। और Q को कैसे निकालेंगे जी? देखिए ये लाइन जो है ये पूरी T के इक्वल ले सकते हैं। तो Q पॉइंट जो है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन होगा, वो क्या होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इज द जनरल पॉइंट ऑन लाइन T प्लस 2 माइनस T माइनस 1 और T प्लस 3, ठीक है। ये Q पॉइंट आ गया आपका। Q पॉइंट क्या है, इस प्लेन को सेटिस्फाई करता है, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। 2 ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो T की वैल्यूज आ जाएगी, T प्लस 2 माइनस T प्लस 1 और माइनस 2T माइनस 6 इक्वल टू 6। तो यहां से 2T कैंसिल, माइनस T बन गया प्लस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 4 यहां से बन गया 3 माइनस 6 माइनस 3 और उधर जाके हो गया 9। तो यहां से T का वैल्यू आ गया आपका माइनस 9। तो क्या हम यहां से Q निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। Q का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये पॉइंट Q जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ Q पॉइंट आएगा -7 8 और -9 प्लस 3 -6, ये आ गया आपका Q, ठीक है। Q आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है Q के बाद R क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट का। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसको यूज करेंगे। तो जरा यूज करते हैं इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर R निकालने के लिए। तो अब मैं R निकालने की प्रोग्रेस शुरू करता हूं यहां से। x माइनस 2 अपॉन, देखिए इसके DRS है 2, y प्लस 1 अपॉन 1 z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये तो हम जोड़ेंगे 4 और 4 8 और ये 9, यहां से हम इसमें प्लेस कर देंगे 2 2 जा 4, ये -1 प्लेस करेंगे -1 और ये माइनस का 6 और ये उधर जाके -6। तो ये हमारा टोटल क्या बन गया, ये -6 है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो -12 -1 -13 प्लस 4 -9, तो ये ओवरऑल हो गया आपका 1, दिस बिकम्स 1। तो यहाँ से x का वैल्यू जो है R, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 2 4, देखो उधर जाएगा 2 1 के साथ में 1 और 1, ये आ गया 0। उसके बाद आ गया -2 प्लस 3 -2 प्लस 3, ये आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका R आ गया। अब हमारे पास Q भी आ गया, R भी आ गया, P भी आ गया। हमें बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो अब हम लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ निकालेंगे। PQR हमारे पास तीनों हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। P का वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं। हमारे पास पहले P का वैल्यू कितना है वो लिख लेते हैं। P कितना है 2 -1 3
क्यू का वैल्यू कितना है वो भी लिख लेते हैं, जिससे हमें बार बार दिक्कत ना आए। क्यू का वैल्यू -7 8 -6। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 401। देखिए कैलकुलेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें बोला है लेंथ ऑफ, पहले में बोला है पी क्यू निकालो फिर क्यू आर निकालो, तो पहले लेंथ ऑफ पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला बहुत आसान है, √9² प्लस अगेन 9² प्लस 9²। तो यहां से क्या आ गया, 9 बाहर आ गया और √3 अंदर रह गया, तो 9√3 आ गया। पी क्यू का लेंथ क्या बोला था, 9√3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां से हो गया। अब मल्टी करेक्ट है तो अब क्यू आर को भी निकालना पड़ेगा, क्यू आर को भी देख लेते हैं। क्यू आर कितना आ जाएगा, √7 121 -7 -4 8² 64 और 7² 49, तो ये आ जाएगा आपका 234 √। तो जो लेंथ ऑफ क्यू आर है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 15, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या दिख रहा है हमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पी आर हाइट है, पी आर इज हाइट एंड क्यू आर इज बेस, तो हमें पी आर भी चाहिए। पी आर निकाल लेते हैं जरा। पी आर कितना आएगा, 4 - 2 √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और 1 - 3 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया आपका 3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ बेस का वैल्यू कितना है, क्यू आर √234 और ये 3, तो ये आ गया 3/2 √234। क्या ये सही है, हम चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बोला द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू एंड पी आर के लिए हम पी क्यू वैक्टर निकाल लेते हैं पहले आसानी से, है ना। लाइन सेगमेंट के एंगल के लिए पी क्यू वैक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू वैक्टर कितना होगा, -9i प्लस 9j और -9k, ठीक है। ये आ गया पी क्यू वैक्टर। फिर हमें क्या है, कौन से के बोला था, पी क्यू और पी आर। अब निकाल देते हैं पी आर वैक्टर। आर वैक्टर मतलब 2i, इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस j और माइनस का 2k। क्लियर, ये चीज हमारी होगी। अब हमें निकालना है कोस थीटा। तो एंगल निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ ए वेक्टर और इसको मान लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होता है, इजिकल टू ए बी कोस थीटा, थीटा इज द एंगल। चलिए, तो अब हमें एंगल निकालना होगा कोस थीटा। वो निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया। अब ए डॉट बी निकालते हैं। तो -9 × 2 -18, 9 × 1 9 और प्लस 18 इक्वल टू ए डॉट बी। ए वेक्टर का अंडर रूट क्या आएगा, 9√3 मॉडुलस और बी का मॉडुलस आएगा 3 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ रहा है, साफ दिख रहा है। 18 से 18 कट गया, 9/9 × 3√3। तो यहाँ से आ गया 1/3√3। तो थीटा का वैल्यू आ गया कोस इनवर्स 1/3√3। तो आपका कोस थीटा का वैल्यू आ गया कोस इनवर्स अब 1/3√3। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर आपका रॉन्ग है। इसके ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए और सी। तो ये आपका ए और सी करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है।
कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। Z1 Z2 की वैल्यूज दिए हैं और ये हमें रिलेशन दिया है mod of x प्लस आयोटा वाई माइनस Z1 इक्वल टू 2x प्लस आयोटा वाई माइनस Z2। तो हमें ज्योमेट्रिकली निकालना है सर्कल है क्या है। तो हमें ये पता है, हमें पहले से समझ लेना चाहिए। ये अगर होता है k और अगर k इक्वल टू 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। और कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2। अगर k नॉट इक्वल टू 1 होता है तो ये सर्कल होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो कंडीशन दिख रही है दिस इज Z, दिस इज Z। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू 2, मतलब 2 का मतलब 2 अपॉन 1। तो ऐसे में जो सर्कल होता है ये कैसा होता है? दिस इज ए सर्कल whose diametric end points are the points obtained by k/1 division of Z1 एंड Z2। तो k/1 में आपका Z1 Z2 डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको P और Q दो पॉइंट मिलेंगे, वो k/1 में डिवाइड कर रहे होंगे Z1 Z2 को। ये थ्योरी है और ये हम थ्योरी में पढ़ाते भी हैं। दूसरा भी इसका मेथड है जो स्क्वायर वगैरह करके हम निकालते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं ये मेथड बता देता हूँ, फिर दूसरा भी मेथड बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, Z1 Z2 को, ये देखिए Z1 है और ये Z2 है, ठीक। Z1 Z2 को एक पॉइंट P जो है वो आपका k/1 में डिवाइड करता है इंटरनली, और दूसरा पॉइंट Q जो है वो k/1 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो PQ आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है। तो सर्कल हुज डायमेट्रिक पॉइंट्स आर विच आर ऑब्टेन्ड बाय द k/1 डिवीजन ऑफ Z1 Z2। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से जो दोनों पॉइंट मिलेंगे ये आपके P और Q होंगे, ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे इस सर्कल के, डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे इस सर्कल के। तो यहां पर इस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं P और Q को। तो Z1 लिख लें। Z1 आपका है 1,2, Z2 आपका 0,3। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। K कितना है, K को मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं, k/1 के बजाय यहाँ पे आपका आ गया 2/1। तो P मिल जाएगा। P कैसे मिलेगा, सिंपल है। P हमें मिल जाएगा ये पॉइंट 2 × 0 1 × 2, 2 × 0 1 × 1, तो 1/3। ओके, m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 8/3। और Q हमें मिल जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन से, तो मतलब माइनस लगाना है। तो अगेन mx2 0 माइनस का nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है, m माइनस n। तो mx2 माइनस का nx1 माइनस 1 अपॉन m माइनस n हो गया। उसके बाद आपका दूसरा आता है my2 6 माइनस का 2 अपॉन m माइनस n। तो Q पॉइंट कितना आ गया हमारा, Q पॉइंट आ गया -1,4। क्लियर। तो इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट है PQ। डायमेट्रिक एंड पॉइंट है तो हमारे पास में जो है सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q क्या आएगा, 1/3 -1/2 कोमा 8/3 प्लस 4/2। तो सेंटर आपका आ गया माइनस का 1/3, क्योंकि ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया 12 और 8 20, तो ये आ गया आपका 10/3। तो ये तो आ गया आपका सेंटर। देखिए क्लियर हो गया। रेडियस, रेडियस क्या होगा, सीधी बात है, रेडियस भी निकालना कोई भारी काम नहीं है। रेडियस जो है आपका सेंटर और P के बीच की डिस्टेंस होगी। तो 1/3 प्लस 1/3 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9,
ठीक है, 10/3, 10/3 माइनस 8/3, 4/9, तो ये आ गया 2√2/3। तो 2√2/3 कहाँ है, ये रहा, ये भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। तो आगे इसको जो है हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम इनके मॉडुलस लेके भी निकालेंगे। तो अगेन वही सर्कल का इक्वेशन आएगा, हम उससे भी कर सकते हैं, और वो भी एक आसान तरीका है। ये दो तरीके इसके बेसिकली हैं। तो ये आज हमारा जो है मल्टी करेक्ट क्वेश्चन का सीरीज था। आज मल्टी करेक्ट हमने कर दिए हैं। इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, पर डे आपको 6 o'clock वीडियो मिलेगा। इसके बाद आपको जेईई एडवांस का जो इंटीजर टाइप है वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट में आपको मैट्रिक्स मैच का मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपका बेनिफिट हो, हाई एंड आपकी तैयारी हो। हम ऐसा देख सकते हैं, मार्किंग स्कीम जो है +4 और 0 की है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन नंबर आर ऑन ए बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं आर के अंदर, सच दैट आर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड आर कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स डिनोटेड बाय एस। तो इसके अंदर क्या है, आपके आर के अंदर 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर जो सेट है वो कैसा होगा। इससे पहले हम सेट निकाल लेते हैं। तो कैसा होगा, A, आर क्रॉस आर, A, B, A, C, इस तरह से करके आपका A, F। सिमिलरली यहाँ से B का स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे करके सारे एलिमेंट्स आपके लास्ट में F, A, और लास्ट एलिमेंट जो आएगा वो आएगा F, F। ये आपका पूरा आर, ये सेट बन गया जिसमें रिलेशन है। अब हमें बोला है, हमें जो रिलेशन लेना है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए पहली क्या जरूरत है, हमारे पास में कितने, सिमेट्रिक कैसे होता है, सिमेट्रिक का मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना। मतलब अगर ए जो है इसके अंदर हो आर में, तो A, कहाँ आना चाहिए, आर क्रॉस आर में। दिस इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद का खुद से रिलेशन। तो ऐसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो सारों का अगर मैं ए लूंगा तो ए भी लेना पड़ेगा, बी लूंगा तो बी भी लेना पड़ेगा। मतलब ए, बी, ऐसे करके आपके जो सारे हैं ये आ गए F, F। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, इसमें से टोटल कितने एलिमेंट्स थे इसमें, 6 × 6, 36। यहां से मैंने 6 तो हटा लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए अब मेरे पास जो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे मेरे पास 30 एलिमेंट्स। कौन कौन से बचेंगे, आप देखो ए बी है तो आपका यहाँ पे BAB होगा, ये रहा BA। ठीक है, AC है तो यहाँ पे CAB मिलेगा। मतलब ऐसे करके ये जितने आपके पेयर बचे, ये कितने पेयर बचे, हमें पूरा पेयर चाहिएगा। मतलब AB चाहिए तो BA चाहिए, AB, BA, CA, AC। तो ऐसे टोटल पेयर्स कितने होंगे मेरे पास में, टोटल पेयर्स होंगे मेरे पास 15। अब 15 में से मुझे कितने, यहाँ पर 10 एलिमेंट्स होनी चाहिए, तो 6 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स और चाहिए मुझे। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, 2 पेयर चाहिए। तो 15 में से कितने पेयर चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज सच दैट इट इज रिफ्लेक्सिव शुड बी 15C2। 15C2 को जब मैं सोल्व करता हूँ तो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 15 × 14 अपॉन 2, ये आ गया आपका 7105। तो आपका करेक्ट आंसर है ये 105 वेज होंगे जिसके अंदर आपका ये रिलेशन जो S आएगा ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर हमें PNC का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए, आंसर भी 105 है। चलिए तो आज हम अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का, वेक्टर फॉर्म पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एनी पॉइंट M and N, MN वेक्टर दे रखा है आपको, 0 वेक्टर को O दे रखा है, PQR बी द 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, S बी ए पॉइंट इन द ट्राइंगल PQR। PQR में ट्राइंगल में पॉइंट दे रखा है और ये चीज आपको रिलेशन दिया हुआ है। E and F आर द, E इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार बिना देर किए डायग्राम बना लेना चाहिए। एक रफ डायग्राम बनाना हमेशा अच्छा रहता है, जिससे हम चीजों को देख सकें। P को मैंने P वेक्टर माना, Q को मैंने Q वेक्टर माना और R को मैंने R वेक्टर माना। ठीक है, ये चीज आ गई।
अब इससे मुझे दिखा कि एस ही यहाँ पर है, 0 है, एस पी वैक्टर, एस क्यू वैक्टर और एस आर वैक्टर ये आ गए। अब मुझे बोला है मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो पी आर कहाँ है सबसे पहले, ये रहा ई। तो ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाय 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो इसमें बताया जा रहा है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाय 2, ये चीज आ गई। यहां से इस रिलेशन में देख लेते हैं, एस पी वैक्टर मतलब पी वैक्टर प्लस 5 क्यू वैक्टर प्लस 6 आर वैक्टर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमारे पास में ये चीज आ गई। अब हमें बोला लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ, तो ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं जरा, ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं, ये लो ई एफ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, ई एस को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। एस क्या है, एस इज द मिड, ई एफ को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपका ई एस भी बोला, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। ई एस क्या है, ये रहा ई और ये रहा एस, ठीक। तो अब हम इसका जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ई एफ वेक्टर का मोड जो लेंथ बोला है अपॉन ई एस का मोड जो कि लेंथ बोला है, ई एस ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ई एफ निकालते हैं। ई एफ क्या है, एफ वेक्टर माइनस दिस, तो क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन 2 अपॉन ई एस वेक्टर। ई एस वेक्टर आ जाएगा पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर अपॉन 2। मोड है तो आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि मोड आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से आर से आर कैंसिल हो गया, ये दिख गया आपका क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन ये आ गया पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां से अगर मैं आर को एलिमिनेट कर देता हूं इससे, आर वेक्टर आ जाएगा मेरा माइनस पी माइनस 5q अपॉन में 6, ये मेरा आर वेक्टर आ गया। मैं इसको इसमें प्लेस कर दूं अगर, तो क्या आ जाएगा, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। देखिए कैलकुलेशन भी इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस पेशेंस के साथ और बिना डरे बिना घबराए हमें चीजों को करना है। माइनस पी वेक्टर माइनस 5q वेक्टर और 6 का डिवाइड है तो मैं इसमें भी 6 का डिवाइड कर देता हूं, इसमें भी 6 का डिवाइड कर देता हूं। अब जैसे ही मैं इसमें 6 कॉमन लूंगा तो ऊपर आ जाएगा 6q वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन में आ गया आपका 6p माइनस p, तो ये आ गया 5p वेक्टर माइनस का 5q वेक्टर। अब मोड है तो ये 6/5 आ गया और q वेक्टर माइनस पी वेक्टर अपॉन मोड पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये दोनों बराबर होंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर विल बी 6/5 1.2। फाइनल आंसर आपका आ गया 1.2 इसका। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगेन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वो भी कैलकुलेशन बहुत आसान है, वेक्टर का क्वेश्चन था। हम इसको देखते हैं। देखिए आंसर भी आपका 1.2 है, आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, पीएनसी बेस्ड है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, पीएनसी बेस्ड है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं और बिना देर किए आगे सोल्व करते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग 0 1 2। 3 डिजिट से आपको 7 डिजिट का नंबर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 डिजिट का है, सीधी बात है 7 डिजिट का नहीं है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इन एस सच दैट, मतलब वो नंबर आपका ऐसा बनाना है जिसमें 0 and 1 एग्जैक्टली अपीयर्स ट्वाइस, 0 और 1 एग्जैक्टली ट्वाइस अपीयर्स हों, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं, 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। अब 1 अपीयर हो एग्जैक्टली ट्वाइस, तो इसमें क्या हो सकता है, स्टार्टिंग विद 1 भी हो सकता है, स्टार्टिंग विद नॉट 1 भी हो सकता है, 1 से ना स्टार्ट हो। तो पहला जो है इसमें ए पॉइंट ले लेते हैं, स्टार्टिंग विद 1। अगर 1 के साथ स्टार्ट हो रहा हो तो कैसा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का ये नंबर होगा। 7 डिजिट में 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो यहाँ फिक्स हो गया।
इसको तो हम अलग कर देते हैं। अब ये 6 डिजिट्स बन गई। इन 6 में से मुझे एक जगह पर 1 को रखना है, तो कितने तरीके से मैं रख सकता हूँ 6C1 से। अब मान लो मैंने 1 को यहाँ प्लेस कर दिया, तो मेरे पास कितने प्लेस बच गए, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस बच गए। 5 प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस क्या है, 0 रखना और 2 रखना। मतलब हर प्लेस के लिए मेरे पास 2 चॉइस हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 2 चॉइस, सेकंड के लिए 2 चॉइस, ऐसे 5 प्लेस के लिए 2 चॉइस। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 5, ये आ गया 32 इंटू 6, ये आ गया आपका 192। ठीक है, इसमें बी पॉइंट आएगा स्टार्टिंग विद 2। अब 2 से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, यहां पे मान लो मैंने अब 2 रख दिया। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 6 जगह बच गई, इसको मैं अलग कर देता हूं। अब जो 6 प्लेसेज है उसमें से मुझे एग्जैक्टली ट्वाइस जो है ना 1 अपीयर होना ही चाहिए। तो मैं 6 में से 2 प्लेस तो ले लूंगा। मान लो मैंने एक ये उठा लिया और एक ये उठा लिया, अब कितने बच गए मेरे पास, 1 2 3 4 प्लेसेस बच गए। और 4 प्लेस में मुझे 0 2 रखना है, तो अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, ये 15 हो गया। 15 इंटू ये आपका 16 हो गया, ये हो गया 240। ठीक है, अब आता है सेकंड, 0 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। अब 0 आए तो 0 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस में क्या हो सकता है, अब स्टार्टिंग में 0 तो हो नहीं सकता, तो पहला हमें ए ऑप्शन अगेन लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 1 से स्टार्ट होने वाला था, ये 1 तो फिक्स हो गया, इसको तो हम हटा दें। अब बचे हमारे पास 6 प्लेस। अब मुझे चाहिए 0 एग्जैक्टली ट्वाइस, तो 0 मुझे 2 जगह पे चाहिए, तो मैंने 62 ले लिया, ये 2 जगह आ गई मान लो। अब मेरे पास में क्या बचा, अब मेरे पास चॉइस बची 1, उसके बाद में मेरे पास बचा 2, 1 और 2 बचे। अब 1 के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 मैंने 2 जगह के लिए उठा लिया। अब मैंने मान लो 0 यहां रख लिया, तो कितने बचे, 1 2 3 4 प्लेसेस बचे। 4 प्लेसेस के लिए चॉइस मेरे पास 1 और 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 है, तो मतलब 2 की पावर 4 हो गया 3 जगह जाने पर। तो अगेन ये आ गया आपका 240 बी। अब ये आ जाए स्टार्टिंग विद 2 से स्टार्ट हो, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इन 7 प्लेसेज में अब अगेन मुझे क्या है 6 प्लेसेज, 6 में से मुझे क्या चाहिए, 2 प्लेस पे तो 0 रखना पड़ेगा, तो 62। अब मैंने 0 मान लो यहां रख दिया, तो अब मेरे पास चॉइस क्या बची, मेरे पास चॉइस बची एक तो 2 बचता है, एक 1 बचता है बस, और तो कोई नहीं बचता, क्योंकि 0 तो मुझे 2 बार रखना पड़ेगा। तो ये 2 खत्म हो गए, 1 2 3 4 5 प्लेस बचे। ये 6 में से 2 गए, 1 2 3 5, हाँ, तो मेरे पास बचे 4 प्लेस। तो अगेन ये 240 आ गया। अब हमारे पास ये क्या क्या आ गया, 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, 0 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस के सारे केस आ गए। अब हमें क्या है, ये तो आ गए, लेकिन अब हमारे पास में ऐसा भी तो हो रहा है यहाँ पे कि 0 0 भी आ रहा है और 1 1 भी आ रहा है। तो हमें वो केस माइनस करने होंगे जहां पर 0 0 1 1 अपीयर्स आए, ये केस मुझे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, 0 0 भी आ रहा है, 1 1 भी आ रहा है, ए बी दोनों आ रहा है और ए यूनियन। अब हमें इसमें वो केस माइनस करने होंगे जिसमें 0 0 1 1 एग्जैक्टली अपीयर्स ट्वाइस हो। तो इसमें पहला केस मैं ले लेता हूं स्टार्टिंग विद 1। अगर आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 आ गया, इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब बाकी बचे 6 प्लेसेस, तो 6 प्लेसेस के लिए हमारे पास चॉइस क्या है, 0 0 है, ठीक है, 1 है, उसके बाद में 2 2 2 ये रख सकते हैं हम। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका डिवाइड, क्योंकि रिपीटेशन और 2 का रिपीटेशन 3 बार, तो यहाँ पर आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 260 आ गए। उसके बाद बी
स्टार्टिंग विद 2। अब 2 वाला देख लेते हैं, तो 2 यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 एक बार छोड़ देते हैं। अब हमारे पास यहाँ के लिए चॉइस क्या है, 2 है, 0 0 1 1, ठीक है, और एक चॉइस और क्या है मेरे पास, 2 है, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्ट 6 हो गए। तो यहाँ पर आ गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, 3 3 6 ये आ गया। तो इससे मैं देखता हूँ तो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल 6 का मतलब आ गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 से ये कैंसिल, 2 आ गया, ये कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 6 5 30 30 30 90, ये 90 आ गया। तो ये वो केसेज हैं कौन से वाले, एन ए इंटरसेक्शन बी वेयर 0 0 1 1 एग्जैक्टली अपीयर ट्वाइस, ये टोटल नंबर केस आपके आ गए 90 प्लस 60 दैट इज 150, ठीक है। और मुझे तो क्या निकालना था, नंबर ऑफ वो केसेस जिसमें 0 0 0 एंड 1 एग्जैक्टली ट्वाइस अपीयर हों। तो इसमें वो केस जिसके अंदर 0 ट्वाइस अपीयर हुआ, वो केस जिसमें 0 1 एग्जैक्टली ट्वाइस अपीयर हुआ, माइनस वो केस जिसमें 0 और 1 दोनों अपीयर हुए ट्वाइस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो है ये केस आपके कितने थे, ये केस थे आपके इन दोनों के, जब आप जोड़ोगे 190 और ये आ गए आपके 432, और यहाँ पे जोड़ोगे तो 480, ये दोनों। तो हम टोटल यहाँ पे क्या लिखते हैं, 480 432 प्लस 480 माइनस का 150, तो ये आ गया आपका लगभग 330 762 आ गया, ठीक है। तो टोटल आपका आंसर आया 762। तो ये एक प्रोबेबिलिटी पीएनसी का क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था हम ये बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका 762। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए आंसर भी 762 है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलस बेस्ड लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल रूल वाला क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखते हैं अल्फा बीटा भी द रियल नंबर्स, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, लिमिट आपकी वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर जैसे ही मैं इसको लगाता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हम इसको लिखते हैं, ऊपर आ गया अल्फा बाय 2 0 टू एक्स 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखते हैं, जैसे ही मैं 0 रखूंगा ये भी 0 हो जाएगा, x 0 हो गया, 0 अपॉन 0। क्या मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत आराम से। तो एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर देते हैं, फिर बहुत आराम से, सोचने की ज़्यादा बात ही नहीं है। क्या करेंगे, अल्फा बाय 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस अब आपका जो है बीटा कोस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस अब बीटा एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपका माइनस साइन एक्स आ गया, अपॉन में एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर मैं इसको क्या कहते हैं आगे सोल्व करता रहूंगा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो बेटर है मैं क्या करूं, इसमें एक्सपेंशन का यूज करूं। एक्सपेंशन का यूज करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगी चीजें, ठीक। तो मैं इसमें एक्सपेंशन लगाता हूं जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो आ गया आपका अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस पहले हम इसको लिख लेते हैं बीटा कोस एक्स, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया। इसके बाद जो है मैं एक्सपेंशन अप्लाई करूं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अल्फा बाय 2, अब ये जो है आपका ये बीटा कोस एक्स आ गया, प्लस बीटा कोस एक्स है ना। तो बीटा कोस एक्स में मैं बीटा लिख देता हूं, कोस एक्स का वो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कोस एक्स का एक्सपेंशन मैं यहां लगा देता हूं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। उसके बाद में ये आ गया आपका माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में,
माइनस का ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर कोस एक्स का अगेन एक्सपेंशन लगा देंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हम आ जाते हैं, डॉटेड आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही, इसलिए एक्स स्क्वायर तक का ही मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की हमें जरूरत नहीं है। ये जो नीचे होता है उसके मैक्सिमम पावर के बराबर ही हम एक्सपेंशन करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आगे वाले सब जीरो हो जाएंगे। अब आगे ये आता है माइनस का बीटा एक्स साइन एक्स, तो माइनस का बीटा एक्स साइन एक्स, ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन एक्स का हो गया एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस बीटा एक्स क्यूब साइन एक्स अगेन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आपका कंप्लीट एक्सपेंशन आ गया, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, नीचे आ गया आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पर कांस्टेंट तो एक जगह लिखते हैं, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह लिखते हैं, ये आ गया माइनस बीटा बाय 2, यहां से आ गया माइनस बीटा, बस कैलकुलेशन में केयरफुल रहना, एक्स की पावर 4 तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ये आ गया आपका प्लस का बीटा, सॉरी माइनस का बीटा ही आएगा, ये भी माइनस का बीटा। देख लेते हैं, बीटा आ गया, देखो एक्स स्क्वायर का बीटा बाय 2, उसके बाद माइनस बीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका माइनस बीटा आ गया अगेन, इसके बाद जो है ये एक्स क्यूब, ये आगे के जीरो हो गए फैक्टोरियल 3 वाले, अपॉन में अब जैसे हम यहां पर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर तो ये तो 1 हो जाता है, यहां पर करेंगे तो ये आएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा अपॉन 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगा हुआ ही है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस का ये आ गया आपका 2 बीटा 2 2 4 5 बीटा बाय 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का डिवाइड हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से 2 के बराबर है, तो लिमिट रखते ही यहां भी लिमिट है, यहां भी लिमिट, तो हमारा ये वैल्यूज आ गए माइनस ये, तो यहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बीटा का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका माइनस का 12/5, और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 बीटा मतलब 24/5। क्लियर, तो यहां से जैसे ही हम ये पुट करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 24/5, बीटा का वैल्यू माइनस 12/5, अल्फा प्लस बीटा 12/5 मतलब 2.4, तो आंसर इज 2.4। तो देखिए क्वेश्चन भी आसानी से हो गया, बस क्या है कैलकुलेशंस का हमें ध्यान रखना है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 2.4 आएगा। देखिए ये आंसर 2.4 दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, जो कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर दिया हुआ है, हमें दिया लेट आर डिनोट्स एफ आर टू आर, एफ एक्स फंक्शन जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स जो है वो किस फॉर्म का है, पी की पावर एक्स की फॉर्म का है। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से, ये फंक्शन हम डिफरेंशियबिलिटी में सोल्व भी कराते हैं बच्चों को क्लास के अंदर, तो पी की पावर एक्स का फॉर्म होगा पी ग्रेटर देन जीरो होगा। लेट a1 a2 a3 ये अर्थमेटिक मीन है, और आपका अर्थमेटिक मीन में फर्स्ट नंबर है 50। अब A31 और ये रिलेशन दे रखे हैं आपके, तो एफ A31 से निकाल लेते हैं, और ये फंक्शन का एडिशन दे रखा है, दो आपको वो दे रखे हैं पैरामीटर, तो एफ A31 का मतलब एफ ऑफ A31 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ A1 प्लस 30D, मतलब अगर A1 फर्स्ट टर्म है, D इसका कॉमन डिफरेंस है, तो ये आ गया आपका, तो यहां से जो है ये आ जाएगा P की पावर A1 प्लस 30D एफ ऑफ A25, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं P की पावर A1 प्लस 24D। अब ये दोनों को दे रखा है, तो हम यहां से क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं जरा यहां पर लाकर, तो
पी की पावर A1 30 प्लस 30D इक्वल टू पी की पावर A1 प्लस 24D। तो यहाँ से जो है पी की पावर A1 प्लस 30D माइनस A1 माइनस 24D इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ओ सॉरी 1 नहीं आएगा, 64 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 64 दे रखा है, तो ये 64 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आ गया पी की पावर 6D इक्वल टू 64। अब p की पावर d, अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर का डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 6 है, तो p की पावर d का वैल्यू 2 आ गया। ये मेरे को मार्क कर लेना चाहिए, मैंने मार्क कर लिया। अब सेकंड मुझे बोला है कि आपका सम जो है इस सीरीज का वो ये दे रखा है, तो सम ऑफ द सीरीज भी निकाल देता हूं, मतलब f ऑफ A1 प्लस f ऑफ A2 अप टू कहां तक, f ऑफ A50 तक। तो अब हम इसका सम देख रहे हैं, f ऑफ A1 f ऑफ A2। तो f ऑफ A1 कितना है, हम लिख देंगे f ऑफ A1 होगा p की पावर A1, f ऑफ A2 क्या होगा, p की पावर A1 प्लस d अप टू p की पावर A1 प्लस 49d। ये हमें सम निकालना है, फिर ये सम इसके इक्वल हम बाद में प्लेस कर देंगे। तो पहले सम निकालते हैं, सम कितना होगा, ये p की पावर A1 तो कॉमन आ गया है ना, अंदर क्या बच गया, p की पावर 1, सॉरी यहां तो 1 बच गया ना, एक मिनट, ये एक जीपी बन गई है ना, जीपी बन गई है, तो इसका फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, और कॉमन डिफरेंस इसमें जो है r जो है वो आएगा आपका p की पावर d। तो सम क्या होता है, एपी का जीपी का सम क्या होता है, दिस इज ए जीपी, जीपी का सम क्या होता है, s इज इक्वल टू, हाँ जी 1a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a आ गया 1 माइनस आर, आर आ गया आपका p की पावर d, और n कितना है आपका, ये 50 टर्म्स हैं, तो 50, ठीक, अपॉन 1 माइनस आर। अब p की पावर d हमें 2 दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, p की पावर A1, p की पावर d 2 दे रखा है, और ये आ गया आपका 2, तो 1 माइनस 2, ठीक, और यहां पर आ गया p की पावर d मतलब 1 माइनस 2 की पावर 50, ये हो गया ना। ठीक, ये हमारा इंटर्न किसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। तो यहां से हम देखें, ये 2 की पावर 50 माइनस 1 है और p की पावर A1 है, तो 2 की पावर 50 माइनस 1 क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ये हो जाएगा p की पावर A1 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक, इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो p की पावर A1 आपका आ गया 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1, ये आ गया p की पावर A1 आ गया, और p की पावर d, ये दो चीजें आ गई हमारी। ठीक, अब इसके बाद हम जो है हमें निकालना है, बेसिकली इस पे फोकस करना है, सिग्मा i इक्वल टू 1 टू 6 टू 30, मतलब आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 30 माइनस 6 24 प्लस 1 25 टर्म्स का सम निकालना है f ऑफ ए। तो हम इस पे फोकस करते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 6 टू 30 f ऑफ ai, इसका मतलब मुझे निकालना है f ऑफ a6 प्लस f ऑफ a7 अप टू f ऑफ a30, ये निकालना है मुझे, है ना। तो f ऑफ a6 क्या होगा, अगेन p की पावर, हाँ जी p की पावर क्या होगा, p की पावर x है, तो p की पावर a6, a6 मतलब a1 प्लस 5d, a1 प्लस 6d अप टू p की पावर a1 प्लस 29d। इज इट क्लियर। अब हम यहां से जो है ये निकाल लेते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 25। तो सम क्या होता है, सम कहता है p की पावर फर्स्ट टर्म a 1 माइनस r, r क्या होगा, r होगा आपका p की पावर d,
1 माइनस आर पी की पावर डी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी n, 25 मतलब मल्टीप्लाई होगा अपॉन 1 माइनस पी की पावर डी। यहां से हम सोल्व करें तो कितना आता है, पी की पावर a1 इंटू पी की पावर 5d, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। यहां पर आ गया आपका पी की पावर डी, पी की पावर डी हमने प्रीवियसली देखा है कितना है, 2 है, पी की पावर डी हमने देखा है 2 है, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक, ये आपका सम आ गया। अब मुझे पी की पावर a1 का वैल्यू और अगर पता लग जाए तो काम बन जाए। ये रहा मेरा पी की पावर a1 का वैल्यू कितना है जी, 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1, तो यहां पर रख देते हैं पी की पावर a1 का वैल्यू 3 अपॉन 2 की पावर 25 माइनस 1। अगेन हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। पी की पावर डी है तो ये 2 की पावर 5 हो गया इंटू 2 की पावर 25 माइनस 1। चाहे हम 2 क्वेश्चन कम कर दें पेपर में, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैंसिल हुआ, ये 3 इंटू आपका 32 आया, आंसर आया 96। ठीक है, देखिए आसानी से हो गया। हमने क्या किया, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं की और धीरे धीरे निकाला, तो आंसर आया इसका 96। चलिए देखिए आंसर भी इसका 96 दिया हुआ है। ठीक, होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ये आपका न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सेक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर हम इसका जो मैट्रिक्स मैच टाइप है उसको हम सोल्व करेंगे। पर डे आपको वीडियो 6 o'clock पे मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार कोई गलती होती है तो उसका इंटीमेट कर दिया जाएगा कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसमें आपको मल्टी करेक्ट के, सिंगल करेक्ट के, सभी के जेईई एडवांस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं लगातार सेक्शन वाइज, जिससे कि आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। तो नेक्स्ट चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट y1x, y2x, y3 बी द फंक्शन, ये है फंक्शंस। अब हमें बोला है ये लिमिट निकालनी है y1x, y2x, y3x की। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना होगा, इसका मतलब इसको तो देखिए हम पहले सोल्व कर लेते हैं ना। कांस्टेंट वगैरह हम नहीं रखेंगे, पहले हम सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि जहां तक है कांस्टेंट्स हमें फंसाने के लिए दिए जाते हैं जनरली। क्योंकि यहाँ पे प्लस 2x दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, तो पहले हम y1, y2, y3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो dy1 अपॉन y1 आएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x dx, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपका जो है हम क्या निकाल सकते हैं, y1, तो यहां से ln y1 निकाल सकते हैं। ln y1 आ गया आपका, ये आ जाएगा 1 माइनस ln y1 निकालेंगे तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस दिस। और अगर ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, हम ध्यान से देखें ये मल्टीप्लाई में आपके, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हम इसे सोल्व करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि हमें सोल्व करना पड़ सकता है बहुत ज्यादा। ठीक, यहां से हम ln y2 निकालते हैं, सेम इसी से आएगा, ln y2 आएगा इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां से जो है, यहां से y3 ln y3 आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dy है, y3 दे रखा है तो ln y3, ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 1 इंटू dx, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब हमें बोल रहा है y1, y2, y3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो y1, y2, y3 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं, इसका मतलब क्या आता है यहाँ से y1, y2, y3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से y1 क्या आएगा, y1 आएगा e की पावर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। सेम यहाँ से y2 कितना आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से आएगा y3 आएगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू dx। अभी हम इनको सोल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, तो देखते हैं। ये आ गया आपका e की पावर, जब ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो e की पावर में सब ऐड अप हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, ये तो dx हो गया, प्लस आपका क्या बन गया, ये 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू dx, ये आ गया प्लस 2x अपॉन में e की पावर 3x और ये साइन x। ठीक है, y1, y2, y3 का मल्टीप्लाई मैंने रखा, यहाँ पे ये भी रख दिया। तो हमें यहाँ y1, y2, y3 का मल्टीप्लाई चाहिए था, हमने ले लिया, ये चीजें आसानी से आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करते हैं जरा, तो इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर,
ये तो हो गया x, ये आ गया आपका x की पावर -3 मतलब -2 अपॉन -2, ठीक है, मतलब माइनस x की पावर -2 अपॉन -2 मतलब ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ गया माइनस का x और प्लस का सारों का कांस्टेंट c ले लेते हैं, प्लस 2x अपॉन e की पावर 3x साइन x। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं x से x तो कैंसिल हो गया, ये बच गया और नीचे ये बच गया। तो अगर मैं देखो यहाँ पर ये करता हूँ x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x का डिवाइड कर देता हूँ तो साइन x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, ठीक। e की पावर 3x ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अब हम यहाँ पर इसको अगर सोल्व करना चाहें तो नेक्स्ट पेज पर ले जाकर सोल्व कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमें अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो ये हो गया e की पावर माइनस का 1/x² प्लस c प्लस 2x अपॉन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ही। अब साइन x बाई एक्स ये आपका बच गया e की पावर साइन 3x, सॉरी हाँ e की पावर 3x इंटू एक्स, e की पावर 3x इंटू एक्स, है ना। तो अब तो यहाँ पे जब हम आगे देखेंगे लिमिट सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, 2/e की पावर 3x ये तो पॉजिटिव बन जाएगा 2 और दूसरा वाला ये 0 ही हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया 2। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा 2। तो ये हमारा जेई एडवांस सोल्व करते हैं आगे मैट्रिक्स मैच के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है, इजीली डुएबल क्वेश्चन है, स्टेटिस्टिक्स के ऊपर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंसीडर द वैल्यू, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये दे रखा है सपोज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 19 है, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 19 है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं सब अगर फ्रीक्वेंसीज का हम सम 19 करेंगे तो f1 प्लस f2 5 2 7 8 9 9 3 12, ये 12 जोड़ के ये आ जाएगा 19, मतलब आपका f1 प्लस f2 आ गया 7 के इक्वल। ये चीज तो हमें यहीं से पता लग गई। अब इसमें बोला है मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीडियन को बोला है 6, दिस इज मीडियन, मीडियन भी हम निकालेंगे, है ना। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा डिनोट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीन, बीटा डिनोट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो ये सब हमें दे रखा है, तो ये दे रखा है। तो अब हम इससे यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर क्या आएगी, तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, जैसे हमने देखा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में हम पहले पूरी टेबल बना लें, टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस एरिया में हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले जो है वैल्यूज है जिसको हम x से डिनोट करेंगे और इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 4 5 6 7 नहीं है 8 9 11 और 12, ये हमने वैल्यूज को लिख दिया। उसके बाद में इनकी फ्रीक्वेंसीज है f, ये x1 है तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दे रखी है 4 की 5 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है f1, 6 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 8 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है f2, 9 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2, 11 की फ्रीक्वेंसी 3 और 12 की फ्रीक्वेंसी 1। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए आपका सबसे पहले मीन चाहिए। तो मीन क्या होता है, मीन होता है हम इसको डिनोट करते हैं x बार से, जो कि होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो हमें 19 दे ही रखा है ना, 19 दे रखा है तो हम यहाँ पर 19 का डिवाइड कर देते हैं। और सिग्मा fi xi अगर हम करेंगे तो 5 4 जे 20, ये पहले हमें ये भी निकालने पड़ेंगे f1 f2, अगर हमें नहीं पता है तो हमें पहले f1 f2 तो निकालने पड़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए f1 f2 के निकालिए। सबसे पहले हमने इसको लिखा और मीडियन 6 दे रखा है तो हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी तो 5 हो जाएगी, है ना, इसकी हो जाएगी f1 प्लस 5, इसकी आ जाएगी f1 प्लस 6, यहाँ आ जाएगी f1 प्लस f2 प्लस 6, सही है। यहाँ पर f1 प्लस f2 प्लस 8 क्योंकि 2 का ऐड हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारा। ये सारा चीज क्लियर हो गया।
अब हम देखते हैं कि हमें बोला है मीडियन 6 है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है हमें n निकालना होता है। n सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 19 है, तो मीडियन क्या होता है? n+1/2। तो ये आपका 10 आ गया। तो जो 10 फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो 10 फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ से देखें तो कहाँ पर बैठेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें मीडियन बोला है 6, तो ये यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। मीडियन बोला है, मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी 6, तो ये आपका जो है मीडियन फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से f1 का वैल्यू हमारे पास आ गया, f1 + 6 = 10, तो ये आ गया 4। सिमिलरली f1 आ गया, तो यहाँ से f2 आ गया 3 इस इक्वेशन से, है ना। तो अब हमारे पास में ये वाला वैल्यू है 7f1, ये आ गया आपका 28 प्लस ये आ गया 9 3 से 27, ये आ गया 55। तो हम देख रहे हैं P का ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? 55। तो P का ऑप्शन 5 मैच हो रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। मैट्रिक्स मैच में हमें क्या है, ऑप्शंस को काटते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी। अब हमें बोला अल्फा इज द, व्हाट इज अल्फा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। मीन निकालने के लिए अब जैसे ही हमने क्या करेंगे, f1 का वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो मैं इसको मिटा के दोबारा से वैल्यू को लिख देता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैं 4 लिखूंगा, तो 4 लिखने पर मेरे पास कितना आ जाएगा? f1 + 6 4, ये आ गया आपका 10। अब यहां पर ये देखिए f1 4 है, 3 7, ये आ गया 13। तो इसको मैंने लिख दिया 13, तो मैं इसको 13 लिख दूंगा, है ना। हमें 1 बाय 1 करना होगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत गलत चीज होती है। ये 7 हो गया, 7 और +8, ये आ गया आपका 15। हो गया, है ना। उसके बाद में ये 7 प्लस ये हो गया आपका 19 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुछ गड़बड़ हो गई है, 18 सॉरी। उसके बाद आपका 18 + 1 ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी सम 19 है, ये 19 भी आ गया। तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ये एक और बच गया, ये आपका 3 4 + 5 ये हो जाना चाहिए 9। तो इसको मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। तो हमने क्या है, सारे वैल्यूज लिख लिए हैं, वेरिएबल्स हमने रिमूव कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमें निकालना है x बार। x बार के लिए क्या होता है? सिग्मा fi xi। तो यहां पर भी f1 f2 की वैल्यू लिख देते हैं हम, ज्यादा बेटर रहेगा। f1 कितना है? 4 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4, और 5 के सामने f1 था ना, हाँ, तो ये आ गया 4 आपका, और ये आ गया 3। ठीक है, तो हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए अब हम यहाँ आ जाते हैं। सिग्मा fi xi 20 20 40 40 इंटू 6 इंटू 1 कितना हो गया? 46 46 और 8 इंटू 3 24 कितना हो गया? 46 और 24 हमारे पास आ गया 66 70 70 और 18 88 88 और 12 100, ये आ गया आपका 100 और 33 133। तो ये आपका 133 आ गया। मैंने क्या करा, fi xi के मल्टीप्लाई करे हैं, तो यहां से आपका आ गया 7। तो मीडियन हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, मीन हमने x बार निकाल लिया 7। अब हमें बोला है अल्फा डिनोट्स द मीन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना होगा। डी का वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मोड ऑफ xi माइनस x बार, दिस इज डी। तो यहां से जो आएगा अल्फा आएगा, अल्फा भी हम निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं xi माइनस x बार। तो मीन क्या है? 7 है, तो ये है, तो आपका आ गया 3। ठीक है, इसके बाद में यहां से आ गया 2, 6 - 7 ये आ गया 1, ये आ गया 1, 9 - 7 ये आ गया 2, 11 माइनस का 7 ये आ गया 4, और ये आ गया आपका 5। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अल्फा। अल्फा का वैल्यू होता है सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है ना। fi di, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। देखिए 5 3 = 15 प्लस 4 2 = 8,
उसके बाद आएगा हमारा 1 इंटू 1 1, उसके बाद 3 इंटू 1 3, उसके बाद 2 इंटू 2 4, उसके बाद 12, उसके बाद 5 इंटू 1 5 अपॉन सिग्मा एफ आई जो हमें पता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 19 का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया 15 और 8 23, 24 और 3 27, 31, 31 और 12 43, 5 48, ये आ गया आपका 48, 48/19। तो इससे हमें पता लगा 19 अल्फा का वैल्यू पूछा जी, 19 अल्फा का वैल्यू हो गया 48, तो 48 कहाँ है 3, तो इसका ऑप्शन हमारा 3 मैच कर रहा है। तो देखो P का 5 है और Q का 3 है, तो Q का P का 5 Q का 3, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्वालिफाई हो रहे हैं, ये तो गायब हो गए आपके। अब A और C में से कोई एक हो सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए अब बीटा भी चाहिए। बीटा इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन क्या अबाउट निकालना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पे डी आई निकाल लेता हूं, जो कि मीडियन के अबाउट होगा एक्स आई माइनस का एम, ये निकालूंगा, अगेन सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो बीटा आ जाएगा। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। डी आई कितना हो जाएगा, मीडियन कितना है, मीडियन है 6 हमें दिया हुआ है, तो आपका 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 ये 30 हो गया, सॉरी मिस्टेक, माइनस करना है ना, तो हमारा इसमें से 4 माइनस 6 2 हो गया, 5 माइनस 6 1 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, ये 8 माइनस 6 ये 2 हो गया, 9 माइनस 6 ये 3 हो गया, 11 माइनस 6 ये 5 हो गया, और 12 माइनस 6 ये 6 हो गया। तो अब अगेन मुझे क्या निकालना है, अब मुझे बीटा निकालना है, तो बीटा निकालना है तो बीटा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, अब ये मीडियन वाला यूज हो जाएगा है ना, अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो ये यहां पर नीचे तो 19 ही है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, मतलब अब मुझे एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना होगा, ये 5 2 10, फिर 4 बचेगा, ये 0 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 3 2 6, उसके बाद 3 2 6, उसके बाद 15, और उसके बाद 6 इंटू 1 6, तो ये अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ गया जी 14, 14 और 12 26, 26 और 15, 26 और 15 हो गया आपका 41, 41 और 6 47, तो ये आ गया 47/19। तो अगेन आप पूछा है 19 बीटा, तो ये 47 होना चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन हो गया 2। तो अब हम देख सकते हैं क्या R का वैल्यू 2 आ रहा है, और अब अभी भी ये 2 ऑप्शन है, देखिए बहुत स्मार्ट वर्क किया गया है। तो इसके अंदर जो है अब मैं इसमें क्या निकालना, मुझे वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है। तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है, देखो 146/19 आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, ये 146/19 आएगा। तो हमें बोला गया है क्या चाहिए, हमें बोला है 19 सिग्मा स्क्वायर, तो ये 146 बनेगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा 1। ये हमने कैलकुलेशन पार्ट बस थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा है, तो इतना कष्ट हमें करना होगा कि हम एक कैलकुलेशन पार्ट तो एटलीस्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर जो है एस का वैल्यू 1 हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए इसमें एस का वैल्यू 1 आ गया, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है बहुत आसानी से सोल्व हो गया, डुएबल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सेकंड, आपका मैट्रिक्स मैच का सेकंड क्वेश्चन है। अगेन ये मैट्रिक्स मैच के अंदर बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ होल नंबर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट करता है, वो सभी को पता है क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो पहले हमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, है ना, बिना देर किए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। देखिए मैं इसको बहुत आसानी से शॉर्ट तरीके से सोल्व करूंगा, जिससे कि पेपर में भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत आसानी से हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा टाइम इनमें ना लगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, क्या आएगा, देखिए क्या दे रखा है इसमें, कंटिन्यूअस दे रखा है 1 से 2 के इंटरवल में, मतलब आपको बोला है कि f(1) और f(2) इक्वल है। तो जब आप इसमें f(1) रखेंगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रखो जरा, 1 रखो, 10 - 45, 1 रखने पे
-35 प्लस 60 25, ये आ गया 60, तो 60/n, और दूसरा 2 रखने पर आएगा ये 8 80, ये आएगा 55/n। तो हमें बोला है n का मिनिमम वैल्यू, तो n का जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूं, मान लीजिए 9 रखता हूं मिनिमम में, तो 9 रखते ही ये कितना आ जाएगा 9 9 6 54, और यहां पर 9 रखूंगा तो ये भी आएगा 9 6 54, मतलब बराबर आ रहा है। तो n का वैल्यू मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 6। तो आंसर आ गया n का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ n बोला है 6। तो p से कौन मैच कर रहा है 6, ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है p से, तो p से ऑप्शन मैच कर रहा है 4, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़े, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये भी आसान है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने सीखा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, g डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो g डैश x में निकाल लेता हूँ। g डैश x निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, g डैश x निकाल लेते हैं। ये तो चीज ऐसी कैसी रहेगी, 2n² माइनस का 13n माइनस का 15 और 3x² प्लस का 3, ये 0 से बड़ा। तो देखो ये तो x² प्लस 1 इंटू 3 है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी, बस हमें इसको देखना है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव ही है, दिस इज पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। -13n है तो यहाँ से रूट आ जाएंगे आपके 15 और 3, -15 प्लस 3 तो 15 और -2, अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 7.5 और -1। मुझे क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो देखिए नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, मिनिमम वैल्यू, अब n का वैल्यू जो है 7.5 होना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब अगर वेवी कर्व में देखेंगे तो -1 और 7.5, तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा आगे, तो इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन सा बन रहा है, 8 बन रहा है, तो 8, तो इसका आंसर हो गया आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8, और 8 का मतलब ऑप्शन इसमें आ गया 1। तो क्यू के साथ ऑप्शन मैच हो रहा है 1, ठीक। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का क्राइसिस था, ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ पे सभी के ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ आराम से, है ना। आगे मैं इसका आंसर भी दिखा दूंगा तो ऑप्शन वहां पे हैं। थर्ड जो है ये देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच द n विच इज ग्रेटर देन 5, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n को हमने 5 से बढ़ा लिया है, सच दैट x इज इक्वल टू 3, ठीक, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसमें लोकल मिनिमा का पॉइंट बनना चाहिए और नंबर जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो सीधी बात है 5 से एक बड़ा 6 लेंगे। एक बार हम इसको ड्रॉप करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ x0 बिलोंगिंग टू R सच दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन देखो जब तुम 0 रखोगे तो क्या बनेगा, साइन मोड x। अब देखो कोस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बनेगा कोस ऑफ मोड x प्लस 1/2। अब कोस में जो मोड है तो आप देखो LHD RHD के लिए मोड फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इट्स रूट, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट में मोड में प्लस आए कोस में माइनस आए, वो अगेन क्या बन जाएगा, कोस एक्स ही बन जाएगा। तो हमें सिर्फ साइन एक्स को देखना है, साइन मोड एक्स, साइन मोड एक्स -1, ऐसे करके साइन ऑफ x -4 तक बन गया। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये है 0 पर, है ना, किस किस वैल्यू पे, x इक्वल टू 0 1 2 3 4, इन पर साइन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कोस में कोस मोड x है तो आपका ये नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, कोस -x भी कोस x होता है, कोस प्लस x भी कोस x होता है, तो कोस x विल रिमेन डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। बचा क्या, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारे 4-5 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबल के। तो s जो है वो आपका आंसर आएगा 5 पॉइंट्स, मतलब s का जो है वो मैच मिलेगा 3 के साथ, ठीक। तो हमारे पास अभी आ गया P4 होना चाहिए, Q1 होना चाहिए, S3 होना चाहिए। यहीं से अगर आपका पेपर के ऑप्शंस देखोगे तो काम बन जा रहा है। अब लास्ट लेकिन हमें इसको भी सोल्व करना है। ये क्या दे रखा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n विच इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5, तो वो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर 6 होगा। अब x इक्वल टू 3 हमें बोला है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या होता है जी, हमें पता होना चाहिए कि अगर a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो f of a शुड बी लेस देन f of a माइनस h एंड f of a शुड बी लेस देन f of a प्लस h।
मतलब अपने नेबरहुड से हमेशा ही ये एफ ऑफ ए छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमें एन का वैल्यू पूछा है कितना होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, हमें नहीं पता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x का वैल्यू 3 रख देते हैं, है ना। 3 रख देंगे तो पहली कंडीशन के लिए क्या आएगा, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये लेस देन होना चाहिए 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस 9 पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 हो गया, है ना। मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। दूसरा यहां भी अगेन 0 है, ये होना चाहिए अगेन एच स्क्वायर माइनस 9 की पावर n x प्लस 1 x प्लस 2। तो देखिए ये क्या है, चाहे कोई से भी देख लें हम, इसमें ये इनइक्वालिटी हमारी बन रही है। अब एच स्क्वायर माइनस 9 की पावर n, अब ये दोनों जो हैं ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 से बड़ा कब रहेगा, तो x की पहले अगर मैं देखूं वेवी कॉर्ड से -1 -2, ये 0 से बड़ा कब रहेगा, यहां पर और यहां पर, मतलब x का वैल्यू या तो -2 से बड़ा है या -1 से बड़ा है, ये चीजें हमारी होनी चाहिए। अब एच स्क्वायर माइनस 9 की पावर n, मतलब x का वैल्यू इनसे बड़ा तो हो ही हो, साथ में n की वैल्यू और चाहिए कि ये किस पर आएगा। अब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये h टेंडिंग टू 0 होगा हमेशा, h इज टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया आपका एक तरह से -9 की पावर n। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं -9 की पावर n x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब ये कैसे बड़ा होगा, n का वैल्यू क्या है, 5 पर तो नेगेटिव आएगा, 6 आंसर होगा। तो आपका इसका r का ऑप्शन आ गया n इज इक्वल टू 6, इस पर ये पॉजिटिव बन जाएगा, 7 पे नेगेटिव 8 पे पॉजिटिव, तो 8 भी आंसर है बट मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आंसर 6 होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा जो है ऑप्शंस देखो, इसमें जो है बी ऑप्शन था मैट्रिक्स मैच में, वो मैच कर रहा है, ठीक है। और देखो ये जो मैंने बोला ये n का वैल्यू भी 6 आ रहा है, ये हमने एक छोटा सा शॉर्ट में सॉल्यूशन लिख रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, मैं इसके ऑप्शंस देखो, p का 4 होगा, q का 1 होगा, तो मैं यहाँ पर इसके आंसर के ऑप्शंस लिख देता हूँ व्हाइट कलर में। p का आंसर होगा 4, q का आंसर होगा 1, r का आंसर होगा कितना आ रहा है, r का आंसर 6, मतलब ये 4th मैच हो रहा था, तो r का आंसर हो गया 4। उसके बाद में s का आंसर मैच हो रहा है हमारा 3 से। तो ये ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं सारे, ठीक है। जो भी ऑप्शन हमारा होगा पेपर में हम वो मैच कर लेंगे, और जहां तक है पेपर में बी ऑप्शन मैच हो रहा था, ठीक। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मैच के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन टाइम पर हो सकता है क्लिक करे या ना करे, हमें वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो हमें सबसे पहले क्लिक कर रहे हैं। तो इसको अब हम देखते हैं। लेट W वेक्टर बी ए वेक्टर, W एक वेक्टर है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, 2 वेक्टर्स, और ये दे रखा है U क्रॉस V इक्वल टू W और V क्रॉस W इक्वल टू U वेक्टर। तो इससे हमें पता क्या लग रहा है, U वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू W वेक्टर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब U डॉट V निकालें वो भी 0 आएगा, V डॉट W निकालें वो भी 0 आएगा, ठीक है। तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों में आपस में किसी का भी डॉट प्रोडक्ट लें वो 0 आएगा। ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। हम आराम से देख भी सकते हैं, क्योंकि U क्रॉस V हमें क्या देगा, U क्रॉस V अगर हम देखते हैं तो वो हमें W देगा, परपेंडिकुलर है। फिर हमें बोला है W क्रॉस V क्या देगा, तो अगर हम W क्रॉस V को निकालेंगे तो हमें U वेक्टर मिल जाएगा, मतलब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप इस डायरेक्शन से करके देखोगे U V और W, U V W, तो तीनों परपेंडिकुलर दिखाई देंगे और ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका मैच हो रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन भी हम क्लास में भी पढ़ाते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा एंड टी बी द रियल नंबर्स, इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है, 4 वेक्टर दे रखे हैं, टी के अंदर 3 और ये U वेक्टर दे रखा है। अब हमें बोला है मैच द एंट्री, तो पहला मोड V स्क्वायर पूछा है, तो हमें मोड V स्क्वायर निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, इसको हमें ध्यान देना होगा। तो देखो मोड V वेक्टर के लिए मैं मान लो ये उठा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्यों उठा रहा हूं मैं ये, मुझे पता है A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, ACB माइनस ABC, है ना।
इस वजह से मैं उठा रहा हूं इसको v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मुझे v वेक्टर का मोड निकालना है, तो मैं इसमें v वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया। तो अब यहां से ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, ए सी बी वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर माइनस क्या जाएगा, ए बी सी वी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू, ये मैंने क्रॉस किस के साथ लिया था, वी वेक्टर के साथ, तो यू क्रॉस वी कितना है, डब्ल्यू वेक्टर है, तो ये मैंने लिख दिया। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैंने पहले भी बोला था कि डब्ल्यू डॉट यू निकालो, डब्ल्यू डॉट वी निकालो, यू डॉट वी निकालो, मतलब किसी के साथ निकालो, इन सबके जीरो आएंगे आंसर। तो देखो v डॉट w है, ये आंसर जीरो होगा, दिस इज जीरो बिकॉज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बचा मेरे पास, v डॉट v मोड ऑफ v स्क्वायर और w वेक्टर इक्वल टू w वेक्टर, मतलब ये 1 आ गया। तो यहां से मोड ऑफ v स्क्वायर 1 आ गया। देखो यहीं से एक ऑप्शन तो हमारा मैच हो गया, p का आंसर हो गया 2, ठीक है, और इसका आंसर था 1, ये हमने आसानी से निकाल लिया, है ना। सेकेंड है अल्फा इक्वल टू √3 गामा स्क्वायर इक्वल टू, ये पूछा है। तो अब जरा हम चलते हैं इसके ऊपर, इसी चीज को एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बना के चलते हैं ना, जगह बना के चलने से फायदा होता है। और ये हमने देख लिया कि ये तीनों जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अब हम जगह बना के चलते हैं। इसका आंसर मैंने लिख दिया 1, और आंसर इसका जो था ये यहाँ पे मैच कर रहा हूँ 2। जगह इसलिए कि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, अगर हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो हमारे पास बार बार क्वेश्चन नहीं आएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या था। इसलिए, और पेपर में भी यही चल रही है कि हमें पेपर के अंदर अपनी जगह बचा के रखनी है। अब आती है बात, हमें बोला गया है u वेक्टर और w वेक्टर दे रखा है और ये भी साथ में दे रखे हैं सारी चीजें। तो अब हम क्या करते हैं, w डॉट u निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो w डॉट u का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू गामा, ये 0 हो गया। अब मैं मान लो इसको कह देता हूं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। ये बात हमें आसानी से क्लियर दिख गई। अब हमें बोला है, देखो हमें कंडीशन के आधार पे काम करना है, हमें ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है कि हम 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को सोल्व करते रहे, पता लगे उसी में सारा टाइम निकल गया। हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अल्फा इक्वल टू √3 दे रखा है, गामा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो देखो अल्फा इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मैं फर्स्ट और 4 इक्वेशन को लेता हूं। जरा देखना, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को माइनस कर देता हूं। तो 1 माइनस 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 गामा माइनस माइनस प्लस टी गामा इक्वल टू 0, मतलब t-2 इंटू गामा इक्वल टू 0। यहां से या तो t-2 0 है या गामा 0 है, तो मैंने कर दिया गामा इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो गामा इक्वल टू 0 आ गया, तो हमें बोला अल्फा इक्वल टू √3, तो गामा स्क्वायर पूछा है, तो गामा तो 0 ही है, इसका मतलब गामा स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा। तो गामा 0 का ऑप्शन कौन आ रहा है, 1। तो मैंने देखो 1 आसानी से मैच हो गया, है ना। बहुत आराम से हमें धीरे धीरे चीजों को इस प्रकार से करना है। अब देखो नेक्स्ट हमें बोला है कि अल्फा √3 है, तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बताओ, है ना। अब बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम आर की तरफ चलना है, आर को देखना है। आर में क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू √3, तो प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर पूछा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन उठाए, मान लो ये मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस का टी गामा, गामा का वैल्यू 0 है, 4th इक्वेशन से हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ये हो गया 0, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला है ये निकालो जी, तो आपका बीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा के, तो -√3 प्लस 0 हो गया होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3। तो आर का ऑप्शन आ रहा है आपका 3, मतलब 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। यहां तक हमारा क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस के अंदर भी, देखो P का 2 होना चाहिए, Q का 1 होना चाहिए, तो आपका ये B गया और D गया। अब आपके पास में R का वैल्यू आ रहा है 4, तो R का 4, देखो अभी ये बड़ा स्मार्ट है ना, IIT का पेपर लास्ट वाला भी आपसे सोल्व करवा के ही मानेगा। तो अब हमें चाहिए कि अल्फा का वैल्यू √2 चाहिए, √2 दे रखा है और t+3 दे रखा है। तो अब हम क्या,
यहां से देख सकते हैं या यहां से देख सकते हैं, इससे भी हम देख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है, गामा तो 0 है, गामा 0 है इससे 2 से, गामा 0 है तो आपका माइनस टी एल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, है ना। और टी जो है आपका आ गया बीटा बाय एल्फा, बीटा और एल्फा आपस में अपोजिट है, तो टी का वैल्यू आ गया -1, क्योंकि यहां से हमने रख दिया। टी का वैल्यू -1 आ गया, तो इसके अंदर जैसे ही मैं रखूंगा -1 + 3, ये आंसर आ जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है, 3 पे। तो एस का आंसर आना चाहिए 3, एस का आंसर 3 आ रहा है, तो ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए हमने स्मार्ट वर्क किया तो बहुत आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर दिया। अगर हम इनको ऑप्शंस को निकालने लगते, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सोल्व करने लगते फॉर इक्वेशन फॉर वेरिएबल, तो नहीं होता। तो ये आज हमारा जेईई एडवांस 2025 मैथ 1 का पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और साथ में क्रेमलिन क्लासेस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड कराता है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपको उसके अंदर भी बेनिफिट होगा। एक चीज और है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। शेयर से फायदा क्या होगा कि और स्टूडेंट्स को भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।